अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रोफेशनल सर्वर प्रोग्रामिंग इन गोलैंग। ठीक है, तो हियर अभी हमारा नया चैप्टर है प्रोफेशनल सर्वर प्रोग्रामिंग इन अ गोलैंग। ठीक है, तो अब हम सर्वर प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हेयर बिफोर गोइंग टू लर्न द सर्वर प्रोग्रामिंग कोई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम वो देखेंगे कि सर्वर क्या होता है, किस तरीके से सर्वर प्रोग्रामिंग हम करते हैं और उसकी ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि सर्वर प्रोग्रामिंग मतलब सर्वर क्या होते हैं, जो हमने बेसिक बताया था। याद है किसी को सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। ठीक है, सो नॉर्मली यहाँ पे हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं, ओके, वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो भी वेब एप्लीकेशन जो होता है हमारा यहाँ पे वेब एप्लीकेशन, ओके, सो नॉर्मली हम वेब एप्लीकेशन के अंदर हम बनाते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर पे बनाते हैं। ठीक है, 3 टायर आर्किटेक्चर। ओके, तो अभी यहाँ पे जो टायर और आर्किटेक्चर, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम बोल सकते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, तो ये जो पार्ट आता है इसी को कहा जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जो बात आती है, जैसे कि यहाँ पे आता है नंबर 1 सिंगल टायर आर्किटेक्चर। ओके, अब सिंगल टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो भी आपके एप्लीकेशन के सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ओके, तो ये सारे कंपोनेंट्स मतलब जितने भी पार्ट्स होते हैं एप्लीकेशन के, जो एप्लीकेशन रन मतलब एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को पूरा करते हैं। ठीक है, तो सारे पार्ट जो होते हैं वो एक ही एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट के अंदर रन होते हैं और वहाँ पे कोई नेटवर्क कॉल नहीं होता है एक दूसरे को। ठीक है, तो ओवर दी नेटवर्क और ओवर दी एनी नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी के द्वारा कोई एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं किया जाता है, डायरेक्टली वो सारे एक ही जगह पे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे एप्लीकेशन के अंदर ये हमारा एक एप्लीकेशन है बहुत बड़ा। ठीक है, तो इसके अंदर सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स हम बनाते हैं। ओके, तो अलग अलग कंपोनेंट्स मतलब कोई भी फंक्शनल पार्ट हो सकता है जो कि हमारी सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी को पूरा करता है। ठीक है, तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं, तो ये पार्ट्स को हम एक दूसरे के साथ कॉल करते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा नेटवर्क कॉल की कोई ज़रूरत नहीं होती एक दूसरे को कॉल करने के लिए। ठीक है, तो सारे एक ही एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट के अंदर रन होते हैं और ये सारे एक दूसरे के साथ मिलके एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को पूरा करते हैं। तो इस टाइप का जो भी हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उसी को हम सिंगल टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगल टायर आर्किटेक्चर में नॉर्मली हमारा जो भी एप्लीकेशन होता है उसके अंदर स्टैंडर्ड 3 चीज़ें ही होती है। सबसे पहले होता है यूआई, उसी को हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस, इसी को बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ये हमारा यूआई होता है। नाउ सेकंड होता है यहाँ पे बिजनेस लॉजिक बोलते हैं जिसे हम। ओके, यहाँ पे बिजनेस लॉजिक की एक्चुअली जो कोड होता है उसका वो कोड एग्जीक्यूट करके हम कुछ ना कुछ प्रोसेस करते हैं, ओके, डेटा के ऊपर। और जहाँ पे थर्ड चीज़ जो होती है वो होता है हमारा डेटाबेस। ओके, जहाँ पर हम हमारे डेटा को परसिस्टेंटली स्टोर करते हैं। यहाँ पे परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इट्स अ परमानेंट, तो डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो ये 3 चीज़ें ही होती है कोई भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो इस एप्लीकेशन के अंदर, तो ये तीनों भी चीज़ें होती है, ये एक ही इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट होती है और यहाँ से आपको कोई नेटवर्क कॉल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे ना कोई क्लाइंट और सर्वर कोई नहीं होता है, सारी चीज़ें एक ही इन्वायरमेंट पे रन होती है। और इस तरह का जो भी आर्किटेक्चर होता है इसी को हम बोलते हैं सिंगल टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड जो है यहाँ पे सेकंड आर्किटेक्चर जो आता है, ओके, 2 टायर आर्किटेक्चर। ओके, अब ये 2 टायर जो आर्किटेक्चर होता है यहाँ पे अपने एप्लीकेशन के 2 टायर मतलब 2 अलग अलग एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली ये जो आपका एप्लीकेशन होता है यहाँ पे,
तो ये दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। तो एक पार्ट जो होता है, एक पार्ट के अंदर यहाँ पे UI यूज़र इंटरफेस और बिजनेस लॉजिक, यूज़र इंटरफेस और बिजनेस लॉजिक होता है एक इसमें, और एक सेपरेट पार्ट जो होता है ये होता है डेटाबेस होता है यहाँ पे, डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो पार्ट में आपका एप्लीकेशन डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नेटवर्क कॉल नहीं होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से काम करते हैं एक ही एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट में। अगर इसको डेटा चाहिए तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे नेटवर्क कॉल किया जाता है, यहाँ पे नेटवर्क कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात आती है तो कोई रिक्वेस्ट भेजता है और कोई रिस्पॉन्स भेजता है। तो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट हम बनाते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, तो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से डेटा लेने के लिए कुछ रिक्वेस्ट भेजता है या रिस्पॉन्स भेजता है, तो इसके ऊपर ये आर्किटेक्चर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 टायर आर्किटेक्चर है। तो जैसे कि 2 टायर आर्किटेक्चर के अंदर जो एप्लीकेशन बनते हैं, जैसे कि हम इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोल सकते हैं, डेस्कटॉप नेटवर्क एप्लीकेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हो जिसके अंदर UI और बिजनेस लॉजिक एक ही एप्लीकेशन में होता है, और डेटा सर्वर से हम लेते हैं, ओके, डेटाबेस से। या फिर हम यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो बनता है आपका, ये 2 टायर आर्किटेक्चर पे होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ठीक है, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर भी UI और कोड एक ही इसमें होता है ऐप में, और आप डेटा सर्वर से लेते हो नेटवर्क कॉल करके, एक थर्ड पार्टी से डेटा आप लेते हो। तो ये हो गया आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी आर्किटेक्चर होता है उसी को हम बोलते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर। ओके, और सिंगल टायर आर्किटेक्चर में के अंदर भी आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही एप्लीकेशन में आप मेंटेन करते हो, यहाँ पे कोई थर्ड नेटवर्क कॉल नहीं जाता है किसी पार्ट को डेटा लेने के लिए। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन होता है इसी को कहा जाता है सिंगल टायर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन। ओके, जैसे कि डेस्कटॉप, और इसी को हम बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बोलते हैं, स्टैंड अलोन। ओके, तो ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होता है आपका। ठीक है, सो नाउ थर्ड, अभी यहाँ पे वेब एप्लीकेशन जो अभी मैक्सिमम बन रहे हैं, तो ये अभी यहाँ पे थर्ड कैटेगरी होता है, इसी को बोला जाता है 3 टायर आर्किटेक्चर। इसी को बोला जाता है 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि आपके एप्लीकेशन के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड किए होते हैं, और 3 पार्ट एक दूसरे के साथ नेटवर्क कॉल करके अपना काम पूरा करते हैं। इस तरीके का जो भी आर्किटेक्चर होता है उसी को हम बोलते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर। ओके, तो यहाँ पे जो टायर जो होता है, टायर का मीनिंग होता है कि एक सेपरेट एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होता है, सेपरेट टेक्नोलॉजी भी आप उसको कह सकते हैं। ओके, जो कि सेपरेटली वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टायर आर्किटेक्चर में आपका जो भी एप्लीकेशन है जो 3 टायर में उसको डिवाइड किया जाता है, कि जैसे कि यहाँ पे एक होता है अपने एप्लीकेशन का UI पार्ट, UI, उसी को हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं फ्रंट एंड, फ्रंट एंड। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंट एंड, जिसी को हम फ्रंट एंड बोलते हैं। तो जो भी यूज़र इंटरफेस का पार्ट होता है वो अलग प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, ना उसके बाद होता है सेकंड पार्ट होता है आपका सर्वर, इसी को आप बोलते हैं बैक एंड, बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसका बैक एंड होता है। ओके, तो मतलब यहाँ पे सर्वर, यहाँ पे अलग सा डेवलपमेंट किया जाता है, यहाँ पे अलग सा टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, अलग प्लेटफॉर्म पे ये एग्जीक्यूट होता है, वर्क होता है। ठीक है, और थर्ड पार्ट जो होता है कि इसको हम कहते हैं डेटाबेस, यहाँ पे। ओके, तो ये होता है आपका डेटाबेस, कि जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर करते हो। तो यहाँ पे 3 चीज़ें अलग अलग जगह पे होती है। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड जो पार्ट होता है वो अलग डेवलप किया जाता है, बैक एंड अलग किया जाता है, और डेटाबेस अलग। अब इन तीनों को मिलके एक एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी पूरी की जाती है बाय सेंडिंग अ नेटवर्क कॉल। तो यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, और इस नेटवर्क रिक्वेस्ट से क्या होता है, आपका एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या होता है, ये 3 टायर आर्किटेक्चर वर्क होता है। तो मोस्टली यहाँ पे अभी 3 टायर आर्किटेक्चर ही ज़्यादा यूज़ होता है, और इस तरीके का जो 3 टायर आर्किटेक्चर जो बनाया जाता है, ओके, तो इसी को कहा जाता है मोनोलिथिकल एप्लीकेशन। इसी को कहा जाता है मोनोलिथिकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं एप्लीकेशन के, सारे एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आप बनाते हो। ठीक है, सारी चीज़ें तो ये 3 टायर आर्किटेक्चर के ऊपर ही बनाए जाते हैं। ओके, तो ये मोनोलिथिकल एप्लीकेशन हम इसको कहते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपका एप्लीकेशन होता है ये 3 पार्ट पे डिवाइड होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो यूआई का फ्रंट एंड का पार्ट है, यहाँ पे अलग टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। जैसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एंगुलर फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, जैसे कि रिएक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये फ्रेमवर्क है, लेकिन अल्टीमेटली ये HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता है। ओके, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और रही बात बैकएंड की, तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस वर्क करती है। जैसे गोलैंग वर्क करती है, यहाँ पे गोलैंग के अंदर बनाते हैं हम, जावा के अंदर बनाते हैं हम, उसके बाद PHP के अंदर हम बनाते हैं, PHP के अंदर एक्सेट्रा। पाइथन है, उसके बाद पाइथन के अंदर हम इसको डेवलप करते हैं। ठीक है, और रही बात डेटाबेस की, तो यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस आते हैं। MySQL है, यहाँ पे PostgreSQL है, यहाँ पे PostgreSQL है, Oracle है, यहाँ पे एक्सेट्रा, MongoDB है, एक्सेट्रा। तो अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होती है आपको डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका ये जो चीज़ें आपकी वर्क होती है। अब इसके बाद जो आर्किटेक्चर आता है उसी को हम एंटायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। इसको हम एंटायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब ये एंटायर आर्किटेक्चर जो है, ये एंटायर आर्किटेक्चर में आपका एप्लीकेशन अनलिमिटेड पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मोर देन 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है आपका एप्लीकेशन। ओके, और सारे पार्ट एक दूसरे के साथ मिलकर आपकी फंक्शनैलिटी को पूरा किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे फ्रंट एंड जो है वो अलग टेक्नोलॉजी में बनाया जाता है, सर्वर साइड अलग टेक्नोलॉजी में बनाया जाता है, और यहाँ पे डेटाबेस है, वो डेटाबेस भी अलग जगह पे बना जाता है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग तरीके के पार्ट्स होते हैं, जैसे और सर्वर साइड बनाई जाती है, और डेटाबेस इसके अंदर होता है। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स अलग अलग टेक्नोलॉजी में बनाए जाते हैं, और एक दूसरे के साथ नेटवर्क रिक्वेस्ट सेंड करके अपना काम पूरा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे यूज़र इंटरफेस है, यहाँ पे हमने गोलैंग में कुछ सर्विस बनाई है, गोलैंग सर्वर है यहाँ पे। इसके बाद है यहाँ पे डेटाबेस MySQL है। ओके, यहाँ पे PostgreSQL आपने यूज़ किया है, पोस्टग्रे, और इसके बाद जावा के अंदर कुछ आपने सर्विसेज बनाई है। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन जो है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मल्टीपल पार्ट में, और हर एक पार्ट अपने अपने तरीके से रन किया जाता है, और एक दूसरे के साथ रिक्वेस्ट सेंड करके कोलैबोरेशन करके डेटा लिया जाता है, और एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को पूरा किया जाता है यहाँ पे इस तरीके से। ओके, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो आपका एप्लीकेशन है मोर देन 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। आप कौन सी भी टेक्नोलॉजी के अंदर एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी बना सकते हो, और फंक्शनलिटी बनाने के बाद उसको आप एक दूसरे के साथ और दी HTTP प्रोटोकॉल आप कम्युनिकेट करके सर्विसेज ले सकते हो। तो इस तरीके का जो भी एप्लीकेशन होता है उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोल सकते हैं। ओके, तो इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, मतलब ये एक आपका एप्लीकेशन है जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शनल कंपोनेंट है। ये सारे फंक्शनल कंपोनेंट अलग अलग जगह पे आप रन करके एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके अपने एप्लीकेशन को बनाते हो। मतलब यहाँ पे सारे कंपोनेंट एक जगह पे नहीं होते, अलग अलग जगह पे होते, अलग अलग सर्वर पे होते। तो आप नेटवर्क का इस्तेमाल करके एक दूसरे की सर्विसेज को आप कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके की सिस्टम आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इसको कहा जाता है। ओके, और इसी को ये जो आर्किटेक्चर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर भी इसको कहा जाता है।
और इसका जो सब पार्ट होता है उसी को बोला जाता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये जो होता है इस तरीके से ये एन टायर आर्किटेक्चर के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे काम करेंगे 3 टायर आर्किटेक्चर के ऊपर। ये 3 टायर आर्किटेक्चर के ऊपर किस तरीके से हम एप्लीकेशन बनाएंगे और किस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड कंसेप्ट, किस लिए कैसे कंसेप्ट, ये जो सर्वर क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट है, समझ में आपको सबको? यस, एनी डिफिकल्टी, किसी कोई डाउट है प्लीज़ लेट मी नो। हेलो, यस सर समझ। ओके, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो अभी साहिल नहीं आया, विपुल कुमार आया है, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे 3 टायर आर्किटेक्चर के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो 3 टायर आर्किटेक्चर के ऊपर हमें काम करना है, तो हमें यहाँ पे सर्वर साइड गोलैंग के अंदर हमें सर्वर साइड डेवलप करनी है, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हम यहाँ पे फ्रंट एंड है, अभी यहाँ पे फ्रंट एंड अभी ये इसके ऊपर काम नहीं करने वाले हम, ओके। हम काम करने वाले हैं ये सर्वर साइड के ऊपर और डेटाबेस के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल है, यहाँ पे डेटाबेस, ये हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस पोस्टग्रे, ठीक है। और यहाँ पे ये है हमारा गोलैंग सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट एंड के ऊपर काम नहीं करेंगे हम, ओके। तो हम काम करेंगे गोलैंग और डेटाबेस, और ये दोनों का इंटरेक्शन करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हम थोड़ा सा इसके ऊपर देखेंगे कि ये गोलैंग का प्रोजेक्ट किस तरीके से हमें बनाना है, ओके, सर्वर साइड के ऊपर, और ये किस तरीके से हम इसको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेज के डेटा को ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सर्वर साइड, जिसको कुछ फ्रेमवर्क का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। तो हियर okay, so here we are using framework, ओके। अब फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या होता है, ओके। तो जब भी हम कोई काम करते हैं कोर प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ पे सारी चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती है, लेकिन फ्रेमवर्क जो होता है वो हमें कुछ सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, जिसका इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली हमारा काम कर सकते हैं। मतलब फ्रेमवर्क एक आपको टूल्स प्रोवाइड करता है, मेथड प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इनबिल्ट लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, तो सारी चीज़ें रेडीमेड आपको प्रोवाइड करता है, आप जिसका इस्तेमाल करके डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अपने काम पे फोकस कर सकते हो और आपका काम पूरा कर सकते हो, ठीक है। सो हियर फ्रेमवर्क provides you structure, tools, library, structure tool, library for rapid application development, ठीक है। अब यहाँ पे रैपिड का मतलब ये होता है कि फास्ट, अगर आपको फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है तो वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि कुछ टूल प्रोवाइड करता है, एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, मतलब इनबिल्ट कोड प्रोवाइड करता है आपको, उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो ईच एंड एवरीथिंग दे आर प्रोवाइड यू टू डेवलप द एप्लीकेशन, ओके। सो consequently you need focus on your business logic and application development,
ठीक है। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको करने के लिए सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है, ताकि आपका फोकस एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बना रहे, ना कि जिसको लगने वाले रिसोर्स को आप खुद बनाओगे। ठीक है, वो रिसोर्स आपको प्रोवाइड करता है, आपको जैसे रिसोर्स उठाना है और वो रिसोर्स उठा के आपको क्या करना है, डायरेक्टली उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करना है, आपको ये एप्लीकेशन डेवलप करना है यूजिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क है यहाँ पे। गोलैंग फ्रेमवर्क है, जैसे कि हियर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अभी हम एक अवेयरनेस के लिए मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप खुद सेल्फ स्टडी करके भी कुछ चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट ऑफ गोलैंग फ्रेमवर्क, लिस्ट ऑफ गोलैंग, लिस्ट ऑफ गोलैंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, गोलैंग फ्रेमवर्क जो है वो कितने फ्रेमवर्क है, क्या क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊंगा, ताकि आप खुद उसकी मतलब कभी आपको लगता है तो खुद खुद सेल्फ स्टडी करके कुछ फ्रेमवर्क खुद पढ़ सकते हो, आपको जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फ्रेमवर्क है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेमवर्क है, यहाँ पे गिन नाम का फ्रेमवर्क है, गिन। ओके, तो ये गिन फ्रेमवर्क है, ये बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है यहाँ पे। तो इसका मेन पर्पज़ है यहाँ पे, पर्पज़ गिन फ्रेमवर्क, ये हाई परफॉर्मेंस वेब फ्रेमवर्क है। इट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस web framework for building REST API। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हाई परफॉर्मेंस वेब फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग अ रेस्ट एपीआई, तो यहाँ पे ये जो फ्रेमवर्क है इसका हाई परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है गिन नाम से, जो कि हाई परफॉर्मेंस मतलब मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस का इस्तेमाल करके ये आपको बेहतर तरीके से फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्ट एपीआई डेवलप करने के लिए, ठीक है, तो ये रेस्ट एपीआई के बारे में हम देखेंगे, क्या है रेस्ट एपीआई का मतलब क्या होता है, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, तो रेस्ट जो होता है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ, रेस्ट। रेस्ट रेस्ट का मतलब होता है इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। ओके, इसी को हम रेस्ट बोलते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि ये एक टेक्निक होती है। ओके, तो यहाँ पे जो भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, ओके, यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आप सर्वर के ऊपर बनाते हो ये प्रोग्राम, ठीक है, अब इस प्रोग्राम को ओवर द नेटवर्क एक्सेस करना है आपको। ठीक है, मतलब इस प्रोग्राम को कोई भी ओवर द नेटवर्क अगर एक्सेस कर पाता है तभी इस प्रोग्राम की आउटपुट वो ले पाता है, अगर नहीं एक्सेस कर पाता है तो इस प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं है। तो ओवर द नेटवर्क, ओके, ओवर द नेटवर्क यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल, यहाँ पे नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे कोई भी HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके इस प्रोग्राम को कॉल करेगा और इसका जो भी आउटपुट है वो ले लेगा। तो इस तरीके का जो भी टेक्निक बनाई जाती है और उस टेक्निक के हिसाब से कोई प्रोग्राम को आप रन करते हो, एक्सेस करते हो, जो भी हमने डेवलप किया है सर्वर के ऊपर, तो उस टाइप का जो भी प्रोग्राम होता है उसी को रेस्ट कहा जाता है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। ओके, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो प्रोग्राम होता है ये आपको आउटपुट देता है एक किसी भी डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट में। जैसे जो भी प्रोग्राम है, जैसे कि आपका रेस्ट का जो आउटपुट होता है रेस्ट प्रोग्राम का, सो नॉर्मली आउटपुट होता है, पॉपुलर होता है जेसन फॉर्मेट, नॉर्मली जेसन फॉर्मेट यूज़ होता है।
नंबर जोन ये आपको इसमें आउटपुट देता है, XML में देता है, ठीक है। और नॉर्मली थर्ड आपको प्लेन टेक्स्ट में भी आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम होता है नॉर्मली, रेस्ट का मतलब यही होता है कि कोई भी एक प्रोग्राम है जो आपको कुछ डेटा को एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र करता है, जैसे जेसन फॉर्मेट में, XML और प्लेन टेक्स्ट में, ओवर दी HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके कोई भी क्लाइंट उस प्रोग्राम को रन कर सकता है और वो प्रोग्राम की सर्विसेज एक्सेस कर सकता है, उसी को बोला जाता है रेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेस्ट APIs बनाने पड़ते हैं ताकि कोई भी एप्लीकेशन हो आप उस API को कॉल करेंगे प्रोग्राम को, और उसके ज़रिए जो भी सर्वर का डेटा है आप ले सकते हैं। दैट्स वाई आपको रेस्ट API डेवलप करना होता है। तो यहाँ पे ये जो गिन फ्रेमवर्क है इसका मेन पर्पज़ यही है कि ये हाई परफॉर्मेंस वेब फ्रेमवर्क है फॉर बिल्डिंग अ रेस्ट API। तो आपको इस तरीके के रेस्ट API बनाने हैं, इस तरीके के आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं जो कि कोई भी इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, ओवर द नेटवर्क, और एक्सेस करने के बाद उसकी सर्विसेज क्या करता है, ले सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है बनाने के लिए आपको गिन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स देखेंगे गिन फ्रेमवर्क के, कि गिन फ्रेमवर्क के फीचर्स क्या है। ये इसका पहला फीचर है ये फास्ट है, ओके। और सेकंड फीचर है ये मिडलवेयर सपोर्ट है। मिडलवेयर सपोर्ट है। अब मिडलवेयर सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली कोई भी चीज़ को रन करने से पहले उसके अंदर आप कुछ खुद का प्रोग्राम का लेयर ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास मुझे ये प्रोग्राम को रन करना है, कहाँ से, ये क्लाइंट है, यहाँ से इस प्रोग्राम को मुझे रन करना है, लेकिन डायरेक्टली इस प्रोग्राम को रन करने से पहले मैं बीच में कुछ एक लेयर ऐड कर सकता हूँ ताकि ये लेयर के अंदर ही मैं कुछ चेकिंग कर सकता हूँ और फाइनली मैं यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट भेजना है या नहीं भेजना है डिसाइड कर सकता हूँ। तो ये जो पार्ट होगा इसी को बोला जाता है मिडलवेयर बोला जाता है, ओके, इसी को मिडलवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मिडलवेयर सपोर्ट इसके अंदर क्या दिया जाता है, मतलब आप मिडलवेयर बना के किसी भी चीज़ को इंटरसेप्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद है सपोर्ट राउट ग्रुपिंग। अब राउट ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, मल्टीपल APIs होते हैं, ओके। और हर एक API को आपको कॉल करने के लिए एक पैटर्न चाहिए होता है, एक रूल चाहिए होता है, उसके हिसाब से आप उसको रन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास ये एक प्रोग्राम है, तो ये एक प्रोग्राम है, तो सारे प्रोग्राम को हम रेस्ट API कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये रेस्ट API 1, रेस्ट API 2, रेस्ट API 3, ठीक है। तो हियर ये जो अलग अलग प्रोग्राम है यहाँ पे, तो जैसे मुझे रेस्ट API को कॉल करना है तो मैं इसको नाम दूंगा ABC, इसको XYZ, और इसको मैं नाम दूंगा AAB। तो ये क्या है, ये है मेरा, इसी को कहा जाता है राउटिंग, ठीक है। तो राउटिंग का मतलब ये होता है कि हम एक पैटर्न, एक नाम डिफाइन करते हैं, उस नाम से उस API को कॉल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये आपको इस तरीके की राउटिंग बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये सारे राउटिंग का ग्रुप बना के आप उस ग्रुप से भी काम कर सकते हो। तो आगे ये देखेंगे किस तरीके की चीज़ें होती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती है ये फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। नंतर उसके बाद है इसका फीचर है जेसन वैलिडेशन। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे है जेसन वैलिडेशन, ठीक है। अब जेसन वैलिडेशन, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी डेटा जो होता है क्लाइंट सर्वर जो डेटा एक्सचेंज होता है उसका कॉमन फॉर्मेट होता है, जेसन फॉर्मेट होता है, ओके। तो जेसन फॉर्मेट को हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी डेटा सर्वर से आ रहा है या फिर सर्वर को भेज रहा है, उस डेटा को वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे ये
फ्रेमवर्क आपको वो फीचर प्रोवाइड करता है कि आप उस डेटा को वैलिडेट भी कर सकते हो जेसन डेटा को। ठीक है, तो वैलिडेट करने का मतलब क्या है कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट जो भी डेटा है वो एक्यूरेट है, उसका फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, जो भी ऑपरेशन हम उसके ऊपर करने जा रहे हैं उसके हिसाब से डेटा प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, ये चेक करना मतलब वो डेटा को वैलिडेट करना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो नाउ इसके बाद ये आपको प्रोवाइड करता है जैसे कि एरर हैंडलिंग। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एरर हैंडलिंग, कि एरर को अगर हम अच्छी तरीके से एरर को अच्छी तरीके से अगर हम हैंडल करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे एप्लीकेशन के अंदर कि हमें एरर के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जितना एरर हैंडलिंग स्ट्रॉन्ग करोगे उतना आपका एप्लीकेशन रोबस्ट बनेगा। ओके, तो एरर हैंडलिंग एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट माना जाता है आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, तो आपको एरर हैंडलिंग के बारे में काम करना ज़रूरी है। तो ये फ्रेमवर्क आपको एरर हैंडलिंग भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये फ्रेमवर्क एकदम बेस्ट माना जाता है, जो कि इसके ऊपर आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी भी है, और आप इसके अंदर बेहतर तरीके से अगर काम करते हो तो डेफिनेटली आपको हाई सैलरी पैकेज भी मिलेगा और आपको जॉब भी मिलेगी, चाहे वो आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस पर्सन हो। जस्ट यू हैव टू गेट द प्रॉपर नॉलेज ऑफ दैट थिंग एंड गेट ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, नाउ ये तो हो गया इसका। ठीक है, अब रही बात सेकंड फ्रेमवर्क है इसका, इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क है यहाँ पे। इको इको अब इको नाम का एक फ्रेमवर्क है। अब इसका मेन पर्पज़ है, ओके, तो ये मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क है, डिज़ाइन फॉर हाई परफॉर्मेंस ठीक है, तो इको नाम का भी एक फ्रेमवर्क है। ये मिनिमलिस्ट है, मतलब ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो भी इसके अंदर फंक्शनलिटी ये हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक बेस्ट फ्रेमवर्क है। जैसे इसके कुछ फीचर्स भी है, जैसे कि हम इसके फीचर्स अगर बात करते हैं फीचर, तो बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मिडलवेयर, built-in support for middleware, JSON validation, and HTTP। ठीक है, तो इसके अंदर एक सपोर्ट है ऑलरेडी, जैसे मिडलवेयर, जेसन वैलिडेशन एंड HTTP2 सपोर्ट इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नाउ इसके ये फीचर्स है, ओके। नाउ इसके बाद है थर्ड फ्रेमवर्क है यहाँ पे फाइबर नाम से। फाइबर, तो इसका मेन पर्पज़ है यहाँ पे वेब फ्रेमवर्क inspired by Express.js। ठीक, ओके। तो यहाँ पे ये जो फाइबर नाम का जो फ्रेमवर्क है, ओके, ये भी एक फ्रेमवर्क है, ये वेब फ्रेमवर्क है। ये भी फ्रेमवर्क बनाया गया है सेम एक्सप्रेस.जेएस जो है, जो कि नोड.जेएस पे रन होता है, सेम उसी तरीके का एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसको हम फाइबर बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो फ्रेमवर्क है इसके कुछ फीचर्स है, जैसे कि हम देखेंगे फीचर्स, एक्सट्रीमली फास्ट,
extremely fast, lightweight and flexible। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फाइबर इसके जो फीचर्स है फाइबर के, ये एक्सट्रीमली फास्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये फास्ट मतलब यहाँ पे ये जो भी इसके अंदर एल्गोरिदम टूल प्रोग्राम है, ये आपको एक बेहतर तरीके से प्रोसेस करके आपको मिनिमम टाइम और स्पेस के अंदर आपका काम पूरा करवा के देते हैं। ठीक है, ये लाइट वेट है। लाइट वेट का मतलब है लो रिसोर्सेज कंज्यूम करता है और मिनिमम रिसोर्स कंज्यूम करके आपको आउटपुट देता है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल है, मतलब आप इसको कस्टमाइज़ करके या अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो ये फाइबर फ्रेमवर्क भी है। तो अल्टीमेटली गो जो है, गो के अंदर जो भी फ्रेमवर्क है वो मैक्सिमम फास्ट ही होते हैं। ओके, इसलिए गो को एक हाई परफॉर्मेंस और हाई स्पीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है। तो इसके अंदर जो भी फ्रेमवर्क है ये बहुत ही मतलब आपको बेहतर थ्रूपुट देते हैं। ठीक है, सो नंबर 4 है यहाँ पे। ओके, तो नंबर 4 है यहाँ पे बीगो फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे बीगो है तो इसका पर्पज़ है फुल फ्लेज वेब फ्रेमवर्क MVC स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो फुल फ्लेज वेब फ्रेमवर्क विद MVC स्ट्रक्चर, ये बीगो भी एक फ्रेमवर्क है जो कि MVC स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे MVC का मतलब होता है MVC, इसी को कहा जाता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, तो ये मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर पे ये फ्रेमवर्क काम करता है। ठीक है, तो ये भी एक फ्रेमवर्क है बीगो नाम से। और इसका अगर बात करें फीचर की, बिल्ट इन ORM सेशन मैनेजमेंट, एंड लॉगिंग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो फ्रेमवर्क है बीगो, ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क के अंदर बिल्ट इन ORM है। तो ORM का मतलब ये होता है ORM, इसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है, तो ORM टूल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो ये एक ऐसा एक टूल होता है जहाँ पर आपको डायरेक्टली आप जो भी आपका गोलैंग की जो डेटा स्ट्रक्चर है गोलैंग का, जैसे कि स्ट्रक्ट वगैरह, तो इसको डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर वो स्टोर कर देता है डेटाबेस के फॉर्मेट में। ठीक है, आपको कोई क्यूरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ना कुछ नहीं होता है। डायरेक्टली आप डेटाबेस के अंदर गोलैंग के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं डायरेक्टली वो डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर एज अ रिकॉर्ड सेव किया जाता है और वो रिट्राइव करके गोलैंग के अंदर कन्वर्ट करके आपको आउटपुट दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे कोई SQL क्यूरी या फिर टेबल SQL पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसी को ORM कहा जाता है। ठीक है, तो बीगो आपको एक इनबिल्ट ORM प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है, नाउ हियर उसके बाद इसके जो फीचर्स है, जैसे लॉगिंग फीचर है, सेशन मैनेजमेंट, तो ये आपको एक सेशन मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो सेशन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी कौन सी रिक्वेस्ट आपको कौन से क्लाइंट से आ रही है, ये चीज़ वो ट्रैक करता है। ठीक है, ताकि कौन सी, क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, मतलब यहाँ पे अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करते हो और रिस्पॉन्स आता है तो सर्वर को पता नहीं चलता है कि वो कौन सा क्लाइंट था और कौन सी रिक्वेस्ट उससे आई थी, तो वो सब रिमूव हो जाता है।
लेकिन सेशन मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि अगर कोई क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वर सारी चीज़ों का ट्रैक करता है कि ये रिक्वेस्ट कौन से क्लाइंट से आई वाली है। ओके, उसी को सेशन मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये सेशन मैनेजमेंट भी इसके अंदर इनबिल्ट फीचर है, और यहाँ पे इसके अंदर लॉगिंग भी फीचर है। तो लॉगिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ आपके एप्लीकेशन में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप एक फाइल बनाते हो और उसके अंदर सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, उसी को हम लॉग फाइल बोलते हैं। तो लॉग फाइल के अंदर जो भी डेटा हम स्टोर करके रखते हैं वो हमारे फ्यूचर ट्रैकिंग के लिए या फिर जो भी चीज़ हमें फाइल के अंदर राइट करके रखनी है उसी को हम लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉगिंग के एरर लॉग होते हैं या फिर कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप लॉग करके रखते हो थ्रू दिस आपके एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन टाइम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये इनबिल्ट फीचर इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं इसके अंदर, बीगो के अंदर। ठीक है, तो ये बीगो एक फ्रेमवर्क है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क है इसके अंदर जो कि आपको इसके बारे में, ऐसे टोटल 20 फ्रेमवर्क है। तो हम इतने फ्रेमवर्क तो अभी नहीं देख सकते क्योंकि हमारा उतना एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है गिन फ्रेमवर्क के बारे में। यहाँ पे यह हमारा मेन है गिन। ठीक है, तो हियर दिस फ्रेमवर्क विल हियर। ओके, सो गाइज क्या करना है, गिन फ्रेमवर्क स्टार्ट करना है या फिर फ्रॉम टुमारो वी हैव टू स्टार्ट द गिन फ्रेमवर्क? यस, tomorrow. okay, please give me the feedback fast. Hello online.